हेलो माय चैम्पियंस। आई होप दोस्तों यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। दोस्तों आज मैं आपके लिए गेस्ट पेपर लेके आया हूँ बीपीएससी 145 का जून 2025 के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर रहने वाले हैं। ठीक है। और इस किताब का नाम है दोस्तों उत्तर पूर्व भारत में लोकतंत्र और विकास। 100 नंबर का पेपर है। 3 घंटे मिलता है अपने को अटैम्प्ट करने के लिए और 35 नंबर पास होने के लिए चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात की गारंटी है कि इस वीडियो को अगर आप याद कर लेते हो 5 बार कम से कम, लिख लिख के और याद कर लिया आपने, तो गारंटी है इस बात की कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही बनते हैं और हर क्वेश्चंस की जो आंसर है वो लगभग सेम रहती है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जैसे कि अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, यहाँ पर राजनीति किस तरह से चली है, तो वही अपन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों कुछ 20 नंबर के सवाल आते हैं जिनको अपने 400 वर्ड्स में लिखना है और कुछ 10-10 नंबर के सवाल आते हैं जिनको आप 200 शब्दों में लिख सकते हो। पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। उत्तर पूर्व भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नर जातीय संरचना अथवा प्रोफाइल की चर्चा करें। दोस्तों बार बार रिपीट होता है सवाल, इस बार भी रिपीट होने के 99% चांस बन रहे हैं। आपको क्या बताना है कि उत्तर पूर्व भारत में कौन कौन सी जनजातियाँ किस राज्य में रहती हैं और उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक रीति रिवाज क्या है। क्वेश्चन को 5 बार पढ़ना है। नहीं समझ में आए हिंदी में तो इंग्लिश में पढ़ लेना। ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व भारत में जातीय और सांस्कृतिक विविधता वाला क्षेत्र, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। विविधता यानी कि अलग अलग, डाइवर्सिटी। प्रत्येक नरजातीय समुदाय की अलग अलग परंपराएं और भाषाएं और रीति रिवाज हैं। यहाँ 200 से अधिक नरजातीय समूह यानी कि एथनिक ग्रुप रहते हैं जो इंडो चाइनीज मंगलोइड नस्लीय समूह से संबंधित है, यानी कि इनकी रेस देखें अपन कि इनकी नस्ल कौन सी है, तो इंडो चाइनीज मंगलोइड नस्ल के हैं सारी जनजाति के लोग। पहला है दोस्तों, इसमें हेडिंग लिख दो आप, सामाजिक, सांस्कृतिक और जातीय संरचना के प्रमुख पहलू। इसमें लिखो आप जातीय विविधता सॉरी। इस क्षेत्र में विभिन्न जातीय समूह निवास करते हैं जैसे कि असमिया, बोडो, नागा, मिजो, खासी, गारो। खासी गारो ये मेघालय की जनजातियां हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं मेघालय की। असमिया असम में रहते हैं, बोडो असम में रहते हैं, नागा नागालैंड में, मिजो मिजोरम की नरजातीय समूह या फिर जनजातीय समूह है। दूसरा स्वदेशी समुदाय। आधुनिकीकरण के बावजूद भी दोस्तों आज इंटरनेट आ गया, लाइफ बहुत आगे बढ़ गई है, फिर भी कई स्वदेशी समुदायों ने अपनी जीवन शैली को संरक्षित रखा है, यानी कि आज भी लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इनके रीति रिवाज आज भी बचे हुए हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, भाषा और संस्कृति। प्रत्येक जातीय समूह की अपनी भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक संरचना में योगदान देती हैं। अलग अलग जनजातियों के मतलब खान पान, उनका ड्रेसिंग सेंस, पहनावा, ठीक है, और जो रस्में रीति रिवाज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। 4th पॉइंट लिखो आप सॉरी, अंतरजातीय संघर्ष। हालांकि उत्तर पूर्व भारत में जातीय विविधता होने के बाद भी यहाँ पर अनेक बार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों को लेकर जातियों के बीच में टकराव व संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। यानी कि एक जाति कहती है कि हमें ज़्यादा अधिकार चाहिए, राजनीति में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ज़्यादा हमें रोजगार, नौकरियां चाहिए, तो इस मुद्दों को लेकर के, ठीक है, ये आपस में टकरा जाती हैं, कन्फ्लिक्ट होता है। 5वां पॉइंट एकता और सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व यानी कि को एग्जिस्टेंस, मिल करके रहना। त्यौहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न समुदायों के बीच एकता और समझ को बढ़ावा देते हैं। आगे है 6th हेडिंग, सामाजिक आर्थिक कारक। उत्तर पूर्व भारत के राज्य सामाजिक व आर्थिक असमानता का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर आज भी दोस्तों बुनियादी सेवाओं की कमी है, जैसे कि कहीं पर स्कूल की कमी है, कहीं पर अस्पतालों की कमी है, कहीं पर सड़कें नहीं हैं। यहाँ बुनियादी ढांचे का अभाव अक्सर पाया जाता है। दूसरा, अब दोस्तों लिख दो कि कौन से राज्य में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर आदि एक ट्राइब का नाम है, जनजाति का नाम है अपतानी, तागिन, मिसमी, वांचो, सिंगपो, मोनपा, आका जैसी जनजातियाँ रहती हैं अरुणाचल में, जिसमें सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। दूसरा लिख दो असम। इसमें बोडो, देओरी, हाजोंग, मेरी, दिमासा जनजातियाँ रहती हैं जो अपने जीवंत त्योहारों और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों आपको तभी याद होगा जब आप वीडियो कम से कम 5 बार देखेंगे,
लिख लिख के याद करेंगे तो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि ये सवाल बार बार रिपीट होता है और पहला ही सवाल यही आ सकता है। तीसरा मेघालय, यहाँ पर दोस्तों खासी, गारो, जैंतिया जनजाति यहाँ रहती है, जिनके अपने अलग रीति रिवाज हैं। ऐसे मणिपुर में बता दो, यहाँ पर मैती, नागा, कुकी, चिन प्रमुख जनजातियाँ हैं जिनकी अपनी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, यानी कि इनके जो कस्टम्स, बिलीफ हैं, जो परंपराएं हैं वो अलग अलग हैं। मिजोरम, यहाँ पर दोस्तों लुसाई, रालते, हमार, पैते, पाविस मिजोरम के जाति समूह में से एक हैं जो अपनी अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जानी जाती है। ऐसे ही दोस्तों नागालैंड में लिख दो कौन कौन सी ट्राइब पाई जाती हैं। अंगामी, एओ, चांग, चीरू, फोम नागा जनजाति अपने रंग बिरंगे त्योहारों और बुनाई परंपराओं के लिए जानी जाती हैं। त्रिपुरा में लिख दो, यहाँ पर त्रिपुरी लोग, रियांग, चकमा, हलाम, गारो, लुसेई आदि जनजातीय समूह पाए जाते हैं जिनकी अपनी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं। आगे चलो सिक्किम, सिक्किम में दोस्तों नेपाली, भूटिया, लेपचा यहाँ के प्रमुख जातीय समूह जिनकी अपनी सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है, यानी कि इनके जो सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं काफ़ी तरह तरह के हैं। इस तरह से ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है दोस्तों। इसी तरह से लिखना है आपको, तभी आपके नंबर हैं वो अच्छे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों 20 नंबर का सवाल है, 400 वर्ड्स में लिखना है। पूर्वोत्तर भारत में यानी कि उत्तर पूर्व भारत में छात्र आंदोलन और दलीय राजनीति के बीच संबंधों की व्याख्या करें। यहाँ पर क्या बताना आपको दोस्तों कि पूर्वोत्तर भारत में छात्र आंदोलन हुए हैं और उन छात्र आंदोलनों का सपोर्ट किसने किया है, वहाँ की रीजनल पार्टीज़ ने, स्थानीय पार्टियों ने किया है। और आगे चल के वही छात्र आंदोलन के जो नेता हैं वो भी पार्टियों में चले जाते हैं, जैसे कि जो हेमंत बिस्वा हैं, ठीक है, असम के फिलहाल के मुख्यमंत्री, वो भी छात्र आंदोलन, असम के छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में छात्र आंदोलन और राजनीतिक दलों की भागीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिसमें छात्र अपनी विशिष्ट राजनीतिक विचारधाराओं के माध्यम से अपनी अलग अलग मांगों हेतु समर्थन जुटाते हैं। जैसे कि दोस्तों असम में क्या हुआ, आसू नाम का एक ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एक छात्र संगठन है जिन्होंने मांग की कि जो अवैध घुसपैठी हैं उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये असम की संस्कृति के लिए खतरा बने हुए हैं। तो अलग अलग मांगे होती हैं इनकी, जैसे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू, और ऐसे ही ऑल नागालैंड कॉलेज स्टूडेंट यूनियन ANCSU। जैसे छात्र आंदोलन अपनी आदिवासी पहचान, सांस्कृतिक मुद्दों का संरक्षण, यानी कि दोस्तों ये अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं तथा आदिवासी पहचान को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तथा अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने हेतु संघर्षरत हैं। जैसे कि दोस्तों म्यांमार से जो रोहिंग्या है और बांग्लादेश से भी घुसपैठिए काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं 1971 के बाद में। तो इससे क्या है, डेमोग्राफी बदल जाती है, किसी जगह की जनसंख्या का अनुपात बदल जाता है, संस्कृति को खतरा होता है। तो इस तरह से छात्र आंदोलन चले हैं। पहला देखो पॉइंट इसमें, छात्र आंदोलन और राजनीतिक सक्रियता। पूर्वोत्तर भारत में छात्र आंदोलन ऐतिहासिक रूप से स्वायत्ता का मतलब यहाँ पर ऑटोनॉमी यानी कि अलग अलग स्वतंत्रता की डिमांड करते हैं। अलगाव यानी कि अलग होने की भावना, सेपरेटिज्म, और स्वदेशी समुदाय के अधिकारों के मुद्दों संबंधित विरोध और प्रदर्शन में शामिल रहे हैं छात्र। आगे पार्टी राजनीति और छात्र भागीदारी। राजनीतिक दल, विशेषकर वे दल जिनकी क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत उपस्थिति है, अक्सर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के समर्थन पर निर्भर करते हैं। दोस्तों ऐसे ही कांग्रेस के और भाजपा यानी कि BJP पार्टी के भी अपने अपने छात्र संगठन हैं जो कि अपनी विचारधारा को छात्र संगठनों के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। स्वायत्ता और आत्मनिर्णय के मुद्दे, यानी कि दोस्तों छात्र अपने अपने राज्यों या क्षेत्रों के लिए अधिक ऑटोनॉमी या अधिक स्वतंत्रता, अधिकार, आज़ादी और आत्मनिर्णय यानी कि खुद ही डिसीजन ले वो की मांग करने वाले आंदोलन में सबसे आगे रहे हैं यहाँ के स्टूडेंट। बाहरी लोगों का विरोध। छात्र आंदोलन अपनी जाति के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ तथा बाहरी लोगों जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार से भारत में आने वाले घुसपैठिए को अपने राज्यों से भगाने हेतु लामबंद हुए। लामबंद यानी कि राजनीतिक रूप से इकट्ठा हुए हैं ताकि वे स्वयं के आर्थिक सांस्कृतिक हितों का संरक्षण कर सके। अब बाहर के लोग किसी भी इलाके में दोस्तों अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर संसाधनों को लेकर के कंपटीशन होता है, क्राइम हो सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर नौकरियाँ निकलेंगी, भर्तियाँ निकलेंगी, तो भी जो अवैध घुसपैठी हैं, शरणार्थी हैं, वो नौकरियों को हासिल करने लग जाएंगे। तो इस तरह से उस क्षेत्र की जो गरिमा, रिस्पेक्ट होगी वो समय के साथ में हो सकता है धूमिल हो जाए। छात्र संगठनों का प्रभाव। छात्र संगठन अपने क्षेत्र में जनमत क्या होता है, जनता का विचार, पब्लिक ओपिनियन को आकार देने और राजनीतिक विमर्श यानी कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स यानी कि जो नेता मिल करके किसी चिंतन पर बात करते हैं को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो
स्टूडेंट यूनियन के जो लीडर होंगे दोस्तों, उनकी सोच कहीं ना कहीं वहाँ की राजनीतिक पार्टियों को भी प्रभावित करेगी। आगे दोस्तों, सामाजिक आंदोलनों का क्या महत्व रहा है। छात्र संगठनों ने समाज में आंदोलन चलाकर समाज की प्रमुख समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है, जनता को जागरूक भी किया है इन स्टूडेंट मोमेंट्स ने। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि इससे वीडियो की रीच बढ़ेगी और मुझे मोटिवेशन मिलता है यार, ठीक है। और किसी को अगर कोई कमी लग रही हो तो वो भी बता सकता है, ताकि नेक्स्ट टाइम से और इम्प्रूवमेंट करके आ सके। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर पूर्व भारत की जिला परिषद तथा क्षेत्रीय परिषदों की शक्ति तथा कार्यों का उल्लेख करें। दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं हमारे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा अधिक आज़ादी अधिकार चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आदिवासी समुदाय या जनजाति लोग रहते हैं, तो इसी के लिए जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल्स बनाएगी। पहले देखते हैं जिला परिषदों की शक्ति कार्य, फिर देखेंगे क्षेत्रीय परिषदों की। तो इन जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, इनको दोस्तों स्वायत्त जिला परिषद भी कहते हैं, यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, एडीसी भी कहते हैं इनको। इनकी विधायी शक्ति है, विधायी मतलब कानून बनाने की शक्तियाँ, विधायी विधान से मिलकर बना है, विधान यानी कि कानून। ये वन, भूमि, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि मामलों पर कानून व नियम बना सकती हैं। कौन? जिला परिषद। ये संपत्ति के उत्तराधिकार, यानी कि मतलब पिता के मरने के बाद में उसकी प्रॉपर्टी पर किसका हक होगा, कमा विवाह और तलाक, सामाजिक रीति रिवाजों, खनन कार्यों यानी कि माइनिंग, यहाँ पे खान होती हैं वहाँ पर कानून बना सकती हैं। आगे न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर्स, तो ये जनजातीय परंपरागत कानून के अनुसार विवादों का समाधान भी करती है। इसके लिए ये ग्राम न्यायालयों की स्थापना व संचालन करती है। कौन? जिला परिषद। यही इनकी शक्तियाँ और कार्य हैं। आगे कार्यकारी शक्तियाँ यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स, ये अपने कर्मचारियों की सेवा का प्रबंधन करने, अपने कर्मचारियों की सेवा के नियम बनाने का अधिकार इनके पास होता है। ये स्कूल, औषधालय, बाजार, नौका, मत्स्य पालन, सड़क जैसी बुनियादी संरचना की स्थापना, निर्माण व प्रबंधन कर सकते हैं। आगे चलो, 4th पॉइंट है वित्तीय शक्तियाँ, यानी कि पैसों से संबंधित शक्तियाँ। इनको अपने अधिकार क्षेत्र में जहाँ पर इनकी चलती है, भूमि, भवन, व्यवसाय यानी कि बिजनेस, व्यापार और अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं, स्कूलों व सड़कों के रख रखाव, मरम्मत के लिए टैक्स लगा भी सकते हैं और टैक्स कलेक्ट भी कर सकते हैं। ये इनकी फाइनेंशियल पावर हो गई जिला परिषदों की। अन्य शक्तियाँ देखो, ये गैर आदिवासियों द्वारा धन उधार देने और व्यापार पर नियंत्रण हेतु नियम बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कोई दिल्ली से नागालैंड गया, वो व्यापार करना चाहता है, तो वो कितना टैक्स देगा, कौन डिसाइड करेगा? यहाँ की जिला परिषदें। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य से सेवा, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने सहित जनजातीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी पहल कर सकते हैं, यानी कि कोई योजना बना सकते हैं जिला परिषद। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 में। पूर्वोत्तर भारत में पहचान की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन पर चर्चा करने 20 नंबर का सवाल है। पूर्वोत्तर भारत में पहचान की राजनीति का मतलब है भारतीय राज्य के भीतर विभिन्न जातीय समूह और उनकी विशिष्ट पहचान की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यता के लिए चल रहे संघर्षों से। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको क्षेत्रीय परिषदों की शक्ति कार्य नहीं बताई, क्योंकि इनकी भी सेम ही है, लेकिन क्षेत्रीय परिषदों की जो शक्ति कार्य हैं वो ज़्यादा होते हैं जिला परिषदों से ज़्यादा। ठीक है, तो सेम पॉइंट लिख सकते हो आप। इस तरह से 20 नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4। पूर्वोत्तर भारत में पहचान की राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन क्या चीज़ है? कि पूर्वोत्तर भारत में पहचान की राजनीति का मतलब है भारतीय राज्य के भीतर विभिन्न जातीय समूहों, जैसे कि दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनजातियाँ, ट्राइबल कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, उनकी विशिष्ट पहचान होती है। तो अपनी पहचान को राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यता दिलाने के लिए वो लोग संघर्ष करते हैं। हड़ताल, धरना प्रदर्शन, कहीं पर हिंसक आगजनी भी हो जाती है। तो ये राजनीति कहलाती है, पहचान की राजनीति, जहाँ पर वो अपने आप को मतलब प्रायोरिटी पर बेसिस पे रखना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा अधिकार, आज़ादी चाहिए। इसमें पहला पॉइंट लिख दो, ऐतिहासिक संदर्भ, यानी कि इतिहास क्या रहा है, और हाशिए पे चले जाना, यानी कि समाज के अंदर कुछ जनजातियाँ हैं वो निचले पायदान पे जा चुकी हैं, वो ज़्यादा गरीब हैं, ज़्यादा अवसरों की उनके पास में कमी है। तो पूर्वोत्तर भारत के कई जातीय समूह ऐतिहासिक रूप से मुख्य धारा के भारतीय समाज से अलग थलग महसूस करते हैं। यानी कि दोस्तों काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं, जनजातियाँ आज बहुत ज़्यादा पीछे हैं
जिसके कारण उनमें अलगाव और आक्रोश की भावना पैदा हुई है। अब समाज के अंदर दोस्तों, जैसे कि आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त सारे नौकरी लग गए, आप नहीं लगे, तो कहीं ना कहीं गुस्से की भावना होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं गुस्से की भावना होगी, आप अलग थलग महसूस करोगे उनसे। राज्य पर कभी कभी जाति लामबंदी को दबाने और असंतोष को दबाने के लिए बल प्रयोग का आरोप लगाया जाता है। जैसे कि दोस्तों असम की सरकार है, वहाँ पर कोई भी जनजाति आंदोलन करती है तो असम की सरकार मान लो अगर उस विद्रोह को, उस रेबेलियन को दबाती है तो उस पर आरोप लगेगा असम की सरकार पर। यह एग्जाम्पल है, जिससे मान्यता और स्वायत्तता की इच्छा बढ़ जाती है। यानी कि दोस्तों, आप अगर किसी को दबाओगे, कुचलोगे, तो फिर कोई भी जाति समूह, कोई भी एथनिक ग्रुप, कोई भी जनजाति वो और ज़्यादा डिमांड करेगी, अब तो हमें अलग रहना है, अब अलग स्वतंत्रता चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। तो मान्यता की इच्छा या पहचान की इच्छा विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है, जिसमें जाति समूह का एकत्रीकरण यानी कि इकट्ठा हुए हैं अलग अलग जातियों के लोग, राजनीतिक दलों का गठन भी हुआ है और उग्रवाद यानी कि हिंसा भी फैली है अलग अलग संगठनों के माध्यम से। जैसे कि ULFA एक संगठन है दोस्तों, आतंकवादी और उग्रवादी संगठन, भारत के गृह मंत्रालय ने इसको घोषित कर रखा है। तो ये उग्रवाद फैलाने का काम भी करते हैं कुछ संगठन। आगे चलते हैं, पहचान की राजनीति। तो विभिन्न समूह अपनी विशिष्ट संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के लिए मान्यता चाहते हैं। वो भी जैसे कि आप मेघालय की खासी, गारो, जैंतिया, इन जनजातियों के लोग ये चाहते हैं कि हमारी भाषा बची रहे, हमारी परंपरा बची रहे, ठीक है, हमारे क्षेत्र में दूसरे लोग ना आए। कुछ जातीय समूह ने अपने हितों और संस्कृतियों की बेहतर सुरक्षा के लिए स्वायत्त क्षेत्रों या अलग क्षेत्रों के गठन सहित अधिक स्वायत्तता की मांग की है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं दोस्तों, असम के अंदर आज भी जो बोडो जनजाति है, बोडो जनजाति, वो आज कह रही है असम में हमें अलग से एक इलाका चाहिए जिसका नाम होगा बोडोलैंड। तो बोडो आंदोलन भी चला रखा है बोडो समुदाय ने, ठीक है। वो अधिक स्वायत्तता की मांग करते हैं, अधिक स्वतंत्रता की मांग करते हैं। विभिन्न समूह भारतीय राज्य के भीतर और स्थानीय स्तर पर अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी आवाज़ सुनी जाए और समस्याओं का समाधान हो सके। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है दोस्तों, कई जातियों के लोग चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ से भी लोग हैं, वो कुछ सांसद बने, कुछ विधायक बने, है ना, राज्य की विधानसभाओं में जाएं, संसद में जाएं। तो ये होता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। चुनौतियां और बाधाएं क्या हैं? भारतीय राज्य की भूमिका जटिल है, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार भी इन संगठनों के साथ में, है ना, समझौते करती रहती है कि भाई मान जाओ, हमने आपको पहले से ही स्वतंत्रता आज़ादी काफ़ी दे रखी है। तो भारत के राज्य की भूमिका यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जटिल है, क्योंकि वह राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हुए विभिन्न जातीय समूहों की आवश्यकता में संतुलन कायम रखना चाहता है। तो भारत सरकार के सामने दोस्तों एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उग्रवाद, आतंकवाद फैलता है तो इससे भारत देश की एकता को खतरा हो सकता है। और इसलिए दोस्तों हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय है, वो उत्तर पूर्व भारत के जो संगठन है उनसे मिलता है, समझौते करता है। कुछ मामलों में पहचान की राजनीति मौजूदा अंतर जातीय संघर्षों को बढ़ा सकती है। यानी कि दोस्तों अलग अलग जातियों के बीच में टकराव हो सकता है, वो अपनी पहचान को बचाने के लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि विभिन्न समूह सीमित संसाधनों और मान्यता हेतु प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जातियों को लगता है कि भाई इस इलाके में ये जो संसाधन है, जैसे कि वन है, खनिज तत्व, ये हमारे हैं, तो उसको लेकर भिड़ जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में मान्यता की चाहत ने सशस्त्र विद्रोह को जन्म दिया, यानी कि वहाँ की जनजातियों ने हथियार उठा लिए, जिससे राज्य और क्षेत्र के लिए अधिक चुनौतियाँ पैदा हो गई हैं। दोस्तों देश के अंदर अगर लोग हथियार उठा लें तो देश की एकता को खतरा ही होगा, अखंडता को भी खतरा होगा। जैसे कि दोस्तों उदाहरण देखो, मणिपुर के अंदर नागा और कुकी के बीच में संघर्ष हुआ है। नागा और कुकी क्या है? जनजातीय समूह, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। तो पहचान या मान्यता की राजनीति से दोनों समूह के बीच हिंसक संघर्ष हुआ, जिससे इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो गई। असम में भी उग्रवाद फैला है। जातीय समूहों की मान्यता की इच्छा तथा अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक पहचान हेतु असम में हिंसक विद्रोह हुए हैं। जैसे कि बोडो जनजाति है ना, उन्होंने बोडोलैंड की डिमांड रख दी कि असम से अलग होना है, बोडोलैंड चाहिए हमें, ताकि हमारे को कोई दबा ना सके, हमें अधिक स्वायत्ता, ऑटोनॉमी मिल जाए, अधिकार मिल जाए। निष्कर्ष में लिख सकते हो दोस्तों, अच्छे नंबर लाने के लिए, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए कंक्लूजन बेटर होता है लिखना। उत्तर पूर्व भारत में शांति एवं स्थिरता लाने हेतु भारत सरकार को दोस्तों क्या करना चाहिए? एक्ट ईस्ट पॉलिसी या नीति को और मजबूत करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि अधिक समावेशी यानी कि समाज का प्रत्येक वर्ग शामिल हो, इसमें इंक्लूसिवनेस आए और समतामूलक समाज का निर्माण हो। यानी कि दोस्तों इक्विटेबल सोसाइटी बने जहाँ पर सभी को अधिकार, आज़ादी, न्याय और समान अवसर मिले, ऐसा समाज समतामूलक समाज कहलाता है।
आ गया सबको समझ में? बहुत बढ़िया, नंबर अच्छे आएंगे और पास तो हो ही जाओगे, टेंशन मत करो। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वोत्तर भारत के एक विशिष्ट राज्य में राजनीतिक दलों और दलीय प्रणाली का विश्लेषण करें। दोस्तों जैसे कि पूर्वोत्तर भारत में किसी भी राज्य, जैसे कि मेघालय का ले लो, असम का ले लो, नागालैंड का ले लो, वहाँ पर किस तरह की पार्टी सिस्टम चलती है, यानी कि कौन कौन सी पार्टियाँ वहाँ पर उपस्थित हैं, किस तरह से वो राजनीति करनी है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ असम की राजनीति, असम में किस तरह से राजनीति चली है। आप नागालैंड, मेघालय और मणिपुर, त्रिपुरा कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे असम का जिक्र करूँगा। असम में 1970 के दशक तक कांग्रेस प्रमुख पार्टी बनी रही, यानी कि कांग्रेस ही यहाँ पर सरकार बनाती रही। कांग्रेस का ही जो कैंडिडेट था यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनता था। लेकिन दोस्तों जैसे ही समय बढ़ता चला गया 1980 तक, ये इन पार्टियों ने अपना जन आधार मजबूत किया, यानी कि दोस्तों इन पार्टियों को भी लोग पसंद करने लग गए। इन पार्टियों के नेता भी हैं वो राज्य की विधानसभा में जाने लगे, जैसे कि प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम PTCA, उजोनी असम राज्य परिषद UAPR, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP, असम जातिवादी दल AJD, पूर्वांचली लोक परिषद और भाकपा, ये भाजपा नहीं है भाकपा है, और माकपा एवं SUC दल। इन दलों को जनाधार मिला, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने वोट देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी दोस्तों अब देखना आप यहाँ पर अपनी पकड़ को धीरे धीरे खोएगी। देखना आप 1978 के राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें पहली बार घटी, लेकिन दोस्तों अभी भी ये सत्ता में बनी रही। मतलब इतनी भी ज़्यादा ये कांग्रेस पार्टी अभी वहाँ पर गिरी नहीं कि मतलब कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बन सका। ठीक है, लेकिन सीटें जरूर कम हुई, 26 सीटें कम हुई थी। असम में जनता दल व PTCA ने गठबंधन बनाकर परस्पर सहयोग किया। तो जनता दल काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी 1978 के आसपास, तो उन्होंने कहा कि हम PTCA का सहयोग करेंगे असम की राजनीति में। 1979 में असम में एक चुनावी घोटाला हो गया था दोस्तों, और इसके लिए ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ASU ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया कि चुनावी घोटाला कैसे हुआ, कौन कौन इसमें जिम्मेदार था। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों 1979 में अखिल असम गण संग्राम परिषद का गठन हुआ। दोस्तों ये ASU ने इस आंदोलन को स्टार्ट किया, और फिर इस आंदोलन को आगे किसने बढ़ाया? अखिल असम गण संग्राम परिषद ने आगे बढ़ाया। इस परिषद में असम के क्षेत्रीय दलों के नेता और कार्यकर्ता दोनों ही शामिल थे। अंततः फाइनली 15 अगस्त 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोस्तों असम समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 1985 में, और असम गण परिषद का गठन किया गया। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, 5 बार कम से कम वीडियो देखना ही पड़ेगा आपको। देखो क्या चल रहा है, 1979 में एक चुनाव में घोटाला हो गया था। ठीक है, और फिर वहाँ का जो संगठन था ASU, इसने आंदोलन को स्टार्ट किया, और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अखिल असम गण संग्राम परिषद बनी। ठीक है, और फिर 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर हुए, और उसके बाद में असम गण परिषद का गठन किया गया। ठीक है, ये दोनों अलग हैं, अखिल असम गण संग्राम परिषद और असम गण परिषद अलग अलग हैं। PK महंत दोस्तों एक बहुत बड़े नेता रहे हैं असम के, ने असम गण परिषद AGP को राज्य पार्टी का दर्जा दिलवाकर, यानी कि एक अलग पार्टी बना दी असम गण परिषद, असम गण परिषद। ठीक है, अलग पार्टी बना दी, AGP को दर्जा दिलवा दिया। 1985 के चुनाव में 126 सीटों में PK महंत की जो AGP पार्टी थी, उन्होंने 64 सीटों पर दर्ज हासिल की। 126 सीटों में से 64 सीटें लेके आई और मुख्यमंत्री बने। PK महंत ने असम के मुख्यमंत्री पद को 2 बार हासिल किया, एक तो 1985 और 1996 में। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा तो दोस्तों वीडियो को वापस से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लिख के याद कर लेना। टाइम आपके पास में दोस्तों, और भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो यार, ट्रस्ट काफ़ी बड़ी चीज़ है। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड ही सवाल बनते हैं और लगभग ऐसे ही सवाल आने वाले हैं। समय के साथ में जो असम गण परिषद पार्टी में थी, यहाँ पर मतभेद उभरने लगे नेताओं के बीच में, और बोडो समूह ने अब असम समझौते को अस्वीकार कर दिया। मैंने आपको बताया था असम के अंदर एक जनजातीय समूह जिसका नाम है बोडो, उन्होंने कहा कि हमें तो अब असम से अलग होना है, हमें क्योंकि अधिकार आज़ादी नहीं मिल रही, हमें दबाया जाता है अलग अलग मामलों में, तो हमें अलग से बोडोलैंड चाहिए हमारा। साथ ही AGP पार्टी को, यानी कि असम गण परिषद पार्टी को यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों मैंने अभी बताया था उल्फा ULFPA, ठीक है, ये एक आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है। गृह मंत्रालय ने इसको घोषित कर रखा है, बैन कर रखा है। ठीक है, 2014 से ही भाजपा यानी कि BJP पार्टी असम में प्रमुख पार्टी बनके उभरी। ASU आंदोलन यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के जो छात्र नेता थे दोस्तों, जैसे कि हेमंत बिस्वा,
और सर्बानंद सोनोवाल ने बीजेपी पार्टी को जनाधार मजबूत किया असम के अंदर, यानी कि पॉपुलरिटी दिलवाई बीजेपी पार्टी को इन दोनों नेताओं ने। वर्तमान के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस अलायंस यानी कि संगठन होता है दोस्तों के प्रमुख है। और इस नेडा का उद्देश्य क्या है, NEDA का उद्देश्य असम का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, समग्र विकास करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के लक्षणों की व्याख्या करें, यानी कि विशेषता आपको बतानी है। ठीक है, 20 नंबर का सवाल है। तो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची 4 राज्यों पे लागू होती है जहां पे जनजाति रहती है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM मैंने ऐसे याद कर रखा है। 6वीं अनुसूची के जो प्रावधान और नियम है वो 4 राज्यों में लागू होते हैं सिर्फ। यह इन क्षेत्रों पे शासन करने हेतु स्वायत्त जिला परिषदों यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADC और क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना करता है। आगे चलो, प्रमुख प्रावधान किसके, 6वीं अनुसूची के प्रमुख प्रावधान यानी कि प्रोविजंस या नियम कह लो, एक ही बात है। स्वायत्त जिले यानी कि अधिक स्वतंत्रता, आज़ादी, अधिकार मिलेंगे ऐसे जिलों को। 6वीं अनुसूची राज्यपाल को क्षेत्रों को, राज्यपाल के पास में एक अधिकार होता है दोस्तों कि वो किसी भी क्षेत्र को, किसी भी जिले को स्वायत्त जिला घोषित कर सकता है ना, जिससे कि उस जिले को स्वायत्ता, ऑटोनॉमी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी ज़्यादा। दूसरा हेडिंग लिखना, स्वायत्त जिला परिषदों यानी कि ADC। प्रत्येक जिले में एक ADC होती है। ये मैं उत्तर पूर्व राज्य की बात कर रहा हूँ, न कि पूरे भारत के राज्यों की। जो जिलों के मामले के प्रबंधन हेतु जिम्मेदार होती है, जिसमें भूमि प्रबंधन, उत्तराधिकार, सामाजिक रीति रिवाज जैसे मामले शामिल होते हैं। कौन देखता है, ADC देखता है। अभी मैंने आपको बताया था, सवाल कन्फर्म आना है, ADC के कार्य आने हैं दोस्तों, या शक्तियाँ आनी है, एक ही बात है। क्षेत्रीय परिषदें, तो स्वायत्त शासित क्षेत्रों के लिए एक क्षेत्रीय परिषद होती है जिसके पास जिला परिषदों की तुलना में अधिक शक्तियाँ होती है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ रखा है, रीजनल काउंसिल्स। राज्यपाल के पास क्या शक्तियाँ होती है 6वीं अनुसूची के तहत, राज्यपाल के पास नए स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करने यानी कि ऐसे इलाकों को स्वतंत्र घोषित कर सकता है, आज़ादी, अधिकार ज़्यादा दे सकता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उनका नाम भी बदलने की शक्ति कौन रखता है, गवर्नर, राज्यपाल। आगे चलते हैं, विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियाँ। विधायी यानी कि कानून बनाने की शक्ति, न्याय की न्याय करने की शक्ति, कार्यकारी यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो कानून को लागू करने की जो शक्तियाँ होती हैं वो कौन देता है, ADC उनको देती है। वित्तीय शक्तियाँ, ADC टैक्स लगा सकती है, भूमि राजस्व का आकलन करके यानी कि कितनी फसल लगी हुई, इस फसल से कितना पैसा हमें मिल सकता है, और टैक्स कलेक्ट कर सकती है ADC, तथा अपने बजट का प्रबंधन भी कर सकती है। कार्यकारी शक्तियाँ देखो, ADC यानी कि स्वायत्त जिला परिषद अपने जिलों में स्कूल, डिस्पेंसरी यानी कि अस्पताल, छोटे बाजार व अन्य सार्वजनिक सेवाएं स्थापित और प्रबंधित कर सकती है, उनको मैनेज कर सकती है, मार्केट को, हॉस्पिटल को, स्कूल्स को, कौन, स्वायत्त जिला परिषद। आगे चलते हैं दोस्तों, संवैधानिक सुरक्षा के उपाय। इसमें ADC में यानी कि जो स्वायत्त जिला परिषद होती है उसमें दोस्तों जो मेंबर होते हैं कुछ SC ST के होते हैं और महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर पूर्व क्षेत्र में शरणार्थियों से संबंधित समस्याओं पर विचार कीजिए। 10 नंबर का भी सवाल बन सकता है। शरणार्थी यानी कि जो लोग अपने इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं, है ना, सुरक्षा पाने के लिए या बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए बेहतर अवसरों की तलाश में, ये शरणार्थी कहलाते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में शरणार्थी यानी कि रेफ्यूजीज आर्थिक कठिनाई, सामाजिक भेदभाव और राजनीतिक तनाव पेश करते हैं तथा स्वदेशी समुदाय हेतु चुनौती पेश करते हैं। मैंने आपको बताया दोस्तों, बांग्लादेश और म्यांमार से काफ़ी ज़्यादा जो अवैध शरणार्थी हैं, घुसपैठी हैं, वो भारत में रह रहे हैं फ़िलहाल भी। तो क्या करते हैं ये दोस्तों, वहाँ के संसाधनों का दोहन करते हैं, वहाँ पर कोई वैकेंसी निकलती है, फर्जी कागज़ बनाकर वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, नौकरियाँ प्राप्त करते हैं और जनसंख्यिकी यानी डेमोग्राफी को भी चेंज करते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे मामले भी शामिल आए हैं कि जो शरणार्थी हैं वो कहीं ना कहीं शामिल रहते हैं क्राइम में भी, ठीक है। तो स्वदेशी समुदाय के लिए भी चुनौती एक पेश करते हैं जो वहाँ पर सालों से रह रहे थे। पहला, आर्थिक समस्याएं। तो शरणार्थी नौकरियों और आवास यानी कि घर सहित सीमित संसाधनों के लिए स्थानीय लोगों के साथ कंपटीशन करते हैं। तो आपके इलाके में अगर मान लो 1000 लोग बाहर से आ गए तो वहाँ पर जो पानी है, बिजली है, उसके लिए मारामारी होगी, कंपटीशन होगा, जिससे आर्थिक तनाव और सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है। अनेक शरणार्थियों के पास में दोस्तों इनकी भी समस्याएं हैं। अब जैसे ही कोई शरणार्थी मान लो किसी सरकार से अत्याचार होकर भाग के आया है तो उसके पास में एजुकेशन नहीं है, उसके पास में स्वास्थ्य और कानूनी सेवाओं तक पहुंच नहीं है। आगे चलते हैं, दूसरा हेडिंग, सामाजिक व सांस्कृतिक समस्याएं। अवैध शरणार्थी किसी जगह की जनसंख्यिकी यानी डेमोग्राफी बदल देते हैं। यानी कि मान लो कोई ए जगह पर मान लो
किसी धर्म के लोग रह रहे थे, वहाँ पे 100 लोग रह रहे थे, वहाँ पर 500 लोग दूसरे धर्म के आ गए, तो क्या हुआ, वहाँ की डेमोग्राफी बदल गई। तो इससे स्वदेशी समुदाय के समाज व संस्कृति पे बुरा असर पड़ता है, क्योंकि स्वदेशी समुदाय व शरणार्थियों के रीति रिवाजों में अंतर पाया जाता है। तो जहाँ पर भी दोस्तों अलग अलग रीति रिवाज के लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके भीतर मतभेद समय के साथ में होते हैं और दंगे फैलते हैं। फिर ऐसे राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएं, शरणार्थियों के आने से राजनीतिक तनाव और संघर्ष बढ़ सकते हैं। साथ ही शरणार्थियों की वजह से स्थानीय आबादी का आंतरिक विस्थापन हो सकता है। यानी कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि असम के अंदर म्यांमार और बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा घुसपैठी वो भारत में आज रह रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि किसी गांव में अगर बहुत ज़्यादा लोग शरणार्थी के रूप में, घुसपैठी के रूप में बढ़ जाते हैं, तो वहाँ के जो स्थानीय समुदाय है, जो सालों से, हजारों सालों से रह रहे थे, वो अपना घर बार छोड़ के, ज़मीन बेच करके चले जाते हैं दूसरी जगह। ये आंतरिक विस्थापन कहलाता है। इसलिए स्वदेशी लोगों को अपना घर व ज़मीन छोड़नी पड़ती है। भारत में राष्ट्रीय शरणार्थी कानूनों के अभाव के कारण शरणार्थी शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। यानी कि बाहर से जो लोग अपना घर छोड़ के आते हैं, ठीक है, उनके पास में कोई सुख सुविधा नहीं रहती, उनको अत्याचारों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास ना तो कानूनी सुरक्षा है और ना उनके पास में न्याय है। किसके पास? शरणार्थियों के पास। तो शरणार्थियों खुद भी प्रॉब्लम है और दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मानवीय चिंताएं देखो, शरणार्थियों को पर्याप्त आवास यानी कि अच्छे घर नहीं है इनके पास में, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तथा भोजन, पानी, स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किनको? शरणार्थियों को। विस्थापन से आघात, यानी कि दोस्तों अपने घर को छोड़ के, जैसे कि बांग्लादेश से अगर कोई आ रहा है भारत में, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मान लो दुखी है। आघात मतलब मानसिक रूप से दुखी होना, और पर्याप्त सहायक सेवाओं का अभाव, तो उनको कोई सुख सुविधा मिलता नहीं है। तो इसलिए जो शरणार्थी होता है वो मेंटल और फिजिकली रूप से कमज़ोर हो जाता है। शरणार्थियों को स्वास्थ्य सेवा, भाषाई बाधाओं यानी कि जो लैंग्वेज है उसको बोलने में, समझने में प्रॉब्लम होती है, जागरूकता की कमी है इनके पास में, और वित्तीय बाधाओं का भी सामना करना पड़ता, काम धंधा मिलता नहीं है शरणार्थियों को। जैसे कि भारत में म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आया होगा समझ में आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, संविधान सभा में पूर्वोत्तर भारत के प्रतिनिधित्व पर चर्चा करें। यानी कि दोस्तों भारत की जो संविधान सभा बनी थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य था भारत के संविधान को बनाना, तो उस संविधान सभा में कितने लोग हैं वो शामिल थे उत्तर पूर्व भारत के। तो भारत की संविधान सभा में असम प्रांत, त्रिपुरा, मणिपुर रियासतों के माध्यम से प्रतिनिधित्व था। असम में गोपीनाथ बारदोलाई जैसे प्रतिनिधि थे। असम से कौन आया? गोपीनाथ जी आए। और विधानसभा में इन क्षेत्रों को शामिल करना देश के विभिन्न हिस्सों को, ये विधानसभा नहीं है, संविधान सभा है। संविधान सभा में इन क्षेत्रों को शामिल करना देश के विभिन्न हिस्सों को एकीकृत भारत में शामिल करने के व्यापक लक्ष्य को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार, ठीक है, और जो संविधान सभा में पहले से उपस्थित जो नेता थे वो महत्व समझते थे उत्तर पूर्व भारत का, कि इनको अगर इग्नोर कर दिया तो ठीक बात नहीं होगी। अगर ये लोग संविधान सभा में शामिल होंगे तो अपने हितों की बात कर सकते हैं, अपने क्षेत्रों की बात कर सकते हैं। असम देखो, असम एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश प्रांत था, यानी कि यहाँ पर भी ब्रिटिश शासन रहा है, और संविधान सभा में इसका प्रतिनिधित्व था, यानी कि संविधान सभा में असम से भी लोग आए थे। असम के एक प्रमुख व्यक्ति गोपीनाथ जी, जो अभी बताया है मैंने, भी उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित उप समिति में शामिल थे। तो एक प्रकार की उप समिति थी, उसमें शामिल थे ये गोपीनाथ जी। ऐसे ही दोस्तों त्रिपुरा और मणिपुर से भी लोग आए। ये रियासतें ब्रिटिश शासन के सीधे अधीन नहीं थी, मतलब ये यहाँ पर राजा शासन कर रहा था स्वतंत्र रूप से। तो राजा ने भी अपने कैंडिडेट हैं वो संविधान सभा में भेजे। इनका क्या महत्व है दोस्तों? संविधान सभा में इन पूर्वोत्तर क्षेत्रों को शामिल करना विविध क्षेत्रों और संस्कृतियों को एकीकृत राष्ट्र में शामिल करने की भारत की प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट को दर्शाता है। कहीं ना कहीं भारत के जो संविधान जिन्होंने बनाए हैं उन लोगों के मन में था कि उत्तर पूर्व भारत के जो लोग हैं उनको भी शामिल करना चाहिए संविधान बनाने में, ताकि उन क्षेत्रों का भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से विकास हो सके। विशेष प्रावधान देखो, संविधान सभा ने पूर्वोत्तर भारत के कुछ जनजातियों क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों अथवा विशेष नियमों की आवश्यकता पर विचार करके संविधान में 6वीं अनुसूची शामिल की, और इसके जो लक्षण हैं या विशेषताएं हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए। आ सकता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 ये आया हुआ सवाल है दोस्तों, रिपीट हो सकता है। उत्तर पूर्व भारत का विकास 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कैसे हुआ? पूर्वार्ध यानी कि किसी सदी के शुरुआत की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जैसे 19वीं सदी के शुरुआत की बात करूँ तो यहाँ पे बात चलेगी 1800 से लेकर 1820-30 तक, ये 19वीं सदी की शुरुआत होगी।
या पूर्वार्ध होगा। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक अलग इकाई के रूप में आकार लेना शुरू किया। इसका मतलब है दोस्तों कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व भारत के जो राज्य थे उन्होंने अपनी पहचान को समझा, उन्होंने ये भी समझा कि हमें अधिक आज़ादी अधिकार चाहिए अब, जिसका मुख्य कारण ब्रिटिश राज का विस्तार और प्रशासनिक परिवर्तन था। तो अंग्रेज़ों ने भी कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व भारत के जो राज्य थे दोस्तों, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, इनको कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संसाधन थे। अधिकतर उत्तर पूर्व राज्य अंग्रेजों के समय बंगाल प्रांत का हिस्सा होते थे, जैसे कि असम का काफ़ी सारा हिस्सा है वो बंगाल प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रांत में आता था। पहला हेडिंग लिख दो इसमें, ब्रिटिश विस्तार। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों युद्ध लड़े हैं, एंग्लो बर्मा युद्ध कहलाते हैं वो। एंग्लो बर्मी युद्ध 1824 से 1826 के बीच में लड़ा गया अंग्रेजों के द्वारा, के माध्यम से असम पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया अंग्रेजों ने, जिससे इस क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव और शासन की प्रक्रिया शुरू हुई और अंग्रेजों ने यहाँ के संसाधनों का दोहन भी करना स्टार्ट कर दिया। दोहन यानी कि वहाँ से निकालना स्टार्ट कर दिया, दुनिया भर में बेचना स्टार्ट कर दिया। प्रशासनिक परिवर्तन, 19वीं सदी के शुरू में अंग्रेजों ने प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया, यानी कि अंग्रेजों ने अपने अधिकारी भेजकर वहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया तथा प्रारंभ में इस क्षेत्र को बंगाल प्रांत के अधीन रखा गया। उत्तर पूर्व के जो राज्य थे अधिकतर बंगाल प्रांत के अधीन आते थे या नीचे आते थे। बाद में औपनिवेशिक असम को एक अलग प्रांत के रूप में गठित किया गया कि एक अलग असम बना दिया गया, ठीक है, बंगाल प्रांत से अलग। अलगाववाद नीति, अंग्रेजों ने कुछ क्षेत्रों हेतु अलगाववादी नीति अपनाई, जैसे अरुणाचल प्रदेश हेतु अलगाव नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने। क्यों अपनाई? क्योंकि दोस्तों जनजातीय आबादी को अपेक्षाकृत अलग रखना था, उनको इग्नोर करना था, यानी कि उनका विकास नहीं हो सकता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे होंगे वो अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने सोचा इनके लिए अलगाववादी नीति अपनाओ, इनको भाव मत दो, इनको इग्नोर करो, ठीक है, इनको विकास की मुख्य धारा में शामिल मत करो। डी हेडिंग लिख दो, उत्तर पूर्व भारत में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। तो अंग्रेजों ने चाय, पेट्रोलियम, लकड़ी जैसे संसाधनों में निवेश करना शुरू कर दिया। तो मैंने आपको बताया कि संसाधनों का दोहन अंग्रेजों ने स्टार्ट कर दिया था अपने फ़ायदे के लिए। अलग से एजेंसी की स्थापना, उत्तर पूर्व का प्रशासन और प्रशासन का प्रबंधन मैनेजमेंट करने हेतु उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, 20 नंबर का सवाल है, उत्तर पूर्व में महिला आंदोलन के जो मुद्दे हैं वो बताने हैं तथा लक्षण यहाँ पर दोस्तों क्या मतलब लक्षण का, आपको फीचर्स लिखने हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, विशेषताएं लिखनी है महिला आंदोलनों की। तो पूर्वोत्तर भारत में महिला आंदोलन लैंगिक असमानता का मतलब है कि पुरुष और महिला में भेदभाव, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, यानी कि जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं वहाँ पर नेता नहीं बन पाती हैं, कम बन पाती हैं पुरुषों की तुलना में, और सामाजिक न्याय के मुद्दों को संबोधित करते हैं आंदोलन। पहला हेडिंग लिख दो, शांति बहाल करना और हिंसा का मुकाबला करना। तो उत्तर पूर्व में जितने भी वुमेन मूवमेंट हुए हैं, महिला आंदोलन हुए हैं, इन्होंने उग्रवाद और जाति हिंसा के दौरान शांति बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे कि मणिपुर में मीरा पैबी आंदोलन था, तो इस आंदोलन ने उत्तर पूर्व भारत में शांति स्थापित की। ऐसे ही असम महिला समिति का काफ़ी योगदान रहा है, ऐसे ही नागा मदर्स एसोसिएशन का योगदान रहा है दोस्तों। क्वेश्चन इसमें बी हेडिंग है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब होता है किसी को मजबूत बनाना, किसी को अधिकार ज़्यादा देना, उसको एम्पावर करना। तो ये जो महिला आंदोलन हुए थे उत्तर पूर्व भारत में, इन्होंने राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वकालत की, यानी कि राज्य की जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर विधायक, मुख्यमंत्री चुन के जाएँ महिलाएं भी, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों में सीटें आरक्षित करने के प्रयास भी शामिल हैं, यानी कि वो जो महिलाएं उनकी सीटें फिक्स होनी चाहिए राजनीति में, ऐसा ये आंदोलन वाले कह रहे थे। भेदभाव प्रथाओं से लड़ना, प्रथा यानी कि परंपरा, ट्रेडिशंस, यह संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार और परिवार के भीतर समान अधिकारों के मुद्दों को लेकर संबोधित करते हैं आंदोलन, यानी कि यहाँ पर इस तरह की बातें की जाती हैं। यह विशेष रूप से उन परंपरागत कानूनों को चुनौती देते हैं आंदोलन जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं, यानी कि इस आंदोलन में जो नेता थे इनके, वो कह रहे थे कि उत्तराधिकारी के जो नियम है वो बदलने चाहिए, है ना, प्रॉपर्टी के राइट्स हैं वो भी बदलने चाहिए, परिवार के भीतर समानता स्थापित होनी चाहिए। आगे आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय, यह श्रम के लैंगिक विभाजन, यानी कि दोस्तों किसी काम के लिए, किसी भी समान काम के लिए पुरुष को और महिला को बराबर पैसा मिले, इसको कहते हैं श्रम का लैंगिक विभाजन। संसाधनों तक सीमित पहुंच और महिलाओं की आजीविका जैसे मुद्दों को भी इन आंदोलनों ने उठाया है, ताकि महिला है वो इंडिपेंडेंट हो सके, पुरुष पर निर्भर ना रहे, ताकि पुरुष है उस पर अत्याचार ना करे किसी टाइप का। पर्यावरणीय चिंता, तो यह आंदोलन
पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता भी बढ़ाता है और कार्यवाही भी करता है। तथा पर्यावरणीय क्षरण, क्षरण का मतलब होता है डिग्रेडेशन, यानी कि इन्वायरमेंट का लॉस होना की समस्या को दूर करने के लिए सिफारिश देते हैं ये आंदोलन। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर विचार भी किया इन आंदोलनों ने। यह महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की हिंसा से निपटता, जिसमें घरेलू हिंसा, घर के अंदर जो मारपीट होती है, यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट और दहेज हत्याओं को भी सुलझाए इन आंदोलनों ने। आगे चलो, सामाजिक प्रणाली में सुधार। यह आंदोलन पितृसत्तात्मक समाज में सुधार चाहता है, यानी कि जहाँ पर आदमियों की मर्दों की ज़्यादा चलती है और जिससे महिला को विरासत और उत्तराधिकार से संबंधित अधिकार मिल सके, इस तरह से कहा जा रहा था इन आंदोलनों में। आगे चलो, कानूनी और सामाजिक सहायता तक सीमित पहुंच। घरेलू हिंसा और मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं जो सांस्कृतिक कलंक, कानूनी और सामाजिक सहायता तक पहुंच को सीमित बना देते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, उत्तर पूर्व भारत में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा मानव तस्करी मिलती है, यानी कि जो इंसान है वो ज़बरदस्ती किसी काम के लिए दूसरे इलाकों में ले जाए जाते हैं, मानव तस्करी कहलाती है। घरेलू हिंसा भी होती है जिसकी वजह से महिलाओं के अवसर सीमित हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब दोस्तों कुछ छोटे छोटे सवाल देखते हैं 10-10 नंबर के। अभी तक 20 नंबर के सवाल हमने पढ़े थे। आई होप दोस्तों मैं आपको समझा पा रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश है, मेहनत है दोस्तों, आप पास हो जाओ बढ़िया नंबर से। पहला है मेघालय में महिला आंदोलन, आया हुआ सवाल है, रिपीट हो जाएगा, चांस बन रहे हैं। मेघालय की जनजातीय महिला कल्याण एवं विकास एसोसिएशन यानी कि संगठन, मेघालय का एक संगठन है जहाँ पर जनजातीय महिलाएं हैं। इन्होंने जनजातियों की भूमि सुरक्षा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, नशे की लत से निपटने हेतु अच्छे काम किए हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन है वो बची रहे, जो यहाँ के आदमी हैं वो काफ़ी ज़्यादा नशे करते हैं, घरेलू हिंसा, अपनी बीवियों से मारपीट करते हैं, तो ये समस्याओं को दूर किया मेघालय महिला आंदोलन ने। जैसे कि मैं सिर्फ आपको पॉइंट बता रहा हूँ, आप लिख सकते हो इन पॉइंटों को, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जैसे कि मेघालय में जो महिला आंदोलन थे उनमें क्या क्या बातें की गई। पहली बात, विरासत एवं उत्तराधिकार के मुद्दों पर बात करना, यानी कि दोस्तों जब मान लो पिता की, एक आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रॉपर्टी पे किसका राइट होगा। हाशिए पर पड़े समुदायों का भला करना, यानी कि जो समाज में निचले स्तर तक चले गए हैं, जिनके पास में कोई भी आगे बढ़ने का अवसर नहीं है, जिनको दबाया जाता है, उनको कहते हैं हाशिए पर चले जाना। पर्यावरणीय मुद्दों पर बहस करना, समाज सुधार करना, महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना और आर्थिक सशक्तिकरण, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं जो महिला है उसको भी कमाने का अधिकार हो, उसको अधिकार, आज़ादी, अवसर मिले। इसी में दूसरा सवाल है दोस्तों, मानव अधिकारों को बढ़ावा देने में नागा मदर्स एसोसिएशन का योगदान आया हुआ है। नागा मदर्स एसोसिएशन एक नागालैंड का एक संगठन है, NMA। तो पहला पॉइंट लिख दो कि इसने शांति स्थापना और संघर्ष समाधान में योगदान दिया है। NMA विभिन्न नागा विद्रोही संगठनों, मतलब नागालैंड के अंदर अलग अलग गुट, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, वो लड़ते रहते हैं आपस में, ठीक है, और काफ़ी जगह हिंसा भी हो जाती है। तो उन संगठनों में मध्यस्थता निभाकर वहाँ पर शांति कायम की है। तो विभिन्न नागा विद्रोही संगठनों और भारत सरकार के बीच शांति वार्ता और संघर्ष विराम समझौतों को सुगम यानी कि आसान बनाने में सहायक रहा है कौन, नागा मदर्स एसोसिएशन। जैसे कि दोस्तों नागालैंड में दोस्तों एक संगठन है NSCN, नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये एक संगठन है नागालैंड का। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक तो NSCN IM इसाक मुहैया और एक NSCN है ना खापलांग ना। NSCN की 2 ब्रांच हैं, यानी कि विचारधारा अगर मिली नहीं तो एक ही संगठन में 2 ब्रांच निकल गई, 2 शाखा, 2 गुट बन गई। NSCN का फुल फॉर्म क्या, सुन लो, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसकी 2 ब्रांच हैं। के बीच में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तकरार हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी, तो इनके बीच में शांति स्थापना किसने करवाई, नागा मदर्स एसोसिएशन ने। इसके अलावा दोस्तों महिला अधिकारों की वकालत करते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि महिलाओं को मजबूत बनाना चाहिए। सामाजिक कल्याण और विकास, एकता और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना, सामंजस्य यानी कि तालमेल। अब और खून न बहाएं अभियान चला था दोस्तों 1994 में, तो उसके माध्यम से भी ये जो नागा मदर्स एसोसिएशन है इन्होंने शांति स्थापित करवाई। अभियान का नाम क्या है, अब और खून न बहाएं। आगे है दोस्तों एक और सवाल बढ़िया सा 10 नंबर का, इंटरलाइन परमिट आया हुआ सवाल है। यह भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला एक डॉक्यूमेंट है, एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो कुछ राज्यों के भारतीय नागरिकों को सीमित अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने और रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ILP क्या है, मान लो आप दिल्ली के रहने वाले हो,
आप बिजनेस करना चाहते हो या घूमना चाहते हो मान लो नागालैंड में, ठीक है, 15 दिनों के लिए, तो आपको वहाँ पर घूमने के लिए, बिजनेस करने के लिए जितने भी दिन आप रहते हो आपको इंटरलाइन परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप वहाँ पर रह पाओगे। तो ILP प्रणाली का उपयोग पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी संस्कृतियों और सामाजिक आर्थिक हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में जो गैर आदिवासी लोग हैं उनके अगर वो प्रवेश करते इंटर करते हैं तो उनके पास में ILP यानी कि इंटरलाइन परमिट होना चाहिए। परमिट यानी परमिशन टाइप का एक लेटर होता है, वो आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पर घूमने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ILP की अनेक कैटेगरियाँ होती है, जैसे कि दोस्तों मान लो आपको घूमने जाना है, बिजनेस करना है, आप ठेकेदार हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप खुद व्यापारी हो, तो आपको ILP लेना पड़ेगा, तभी जा सकते हो वहाँ पे, तभी रह सकते हो। अब एक और 10 नंबर का सवाल देखते हैं दोस्तों। नागरिक संशोधन अधिनियम, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, CAA दोस्तों एक प्रकार का एक कानून है जो कि 2019 में लागू हुआ था। इसका क्या मकसद था? यह 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से दोस्तों 6 धार्मिक समुदाय जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई शामिल है, इनको भारत की नागरिकता देना इसमें कहा गया। समझो वापस से क्या है, देखो ऐसे लोग जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए, कहाँ से? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। क्यों आ रहे थे? क्योंकि दोस्तों वहाँ की जो सरकारें हैं, वहाँ के लोग हैं, वो इनको परेशान करते हैं, और ये जो 6 धार्मिक समुदाय हैं ये भारत की नागरिकता ले सकते हैं, जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ठीक है। CAA उन व्यक्तियों को शरण देता है भारत में जिनका पड़ोसी मुल्कों में उत्पीड़न यानी कि अत्याचार होता है। CAA यानी कि जो नागरिक संशोधन अधिनियम है, इसकी आलोचना लोग बुराई करते हैं इसकी धार्मिक आधार पर, क्योंकि इसमें मुस्लिमों, जो मुसलमान हैं, उनको शामिल नहीं किया गया है। इससे देश में धर्मनिरपेक्ष मूल्य पर खतरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों की नाराज़गी कि इसमें मुस्लिम क्यों नहीं शामिल है। देख सकते हो आप, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, सिर्फ इन्हीं लोगों को नागरिकता मिलेगी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो आए हैं 2014 से पहले। आगे ये सवाल 2 बार रिपीट हुआ है, इस बार भी रिपीट हो सकता है दोस्तों। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ULFA 10 नंबर का शानदार सवाल है। यह पूर्वोत्तर राज्य यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है भारत का, वहाँ पर असम जो राज्य है, वहाँ पर एक्टिव एक प्रमुख आतंकवादी, एक उग्रवादी संगठन है। सशस्त्र संघर्ष के द्वारा यानी कि इनके पास में हथियार होते हैं, हथियारों के माध्यम से जंग लड़ करके असम को स्वायत्तता दिलवाना यानी कि असम को एक बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र राज्य बनाना इनका एक मकसद है ULFA का। यह परेश बरुआ अरबिंदा राजखोवा के द्वारा 7 अप्रैल 1979 को स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने इसे 1990 में प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा इन्होंने हथियारों का प्रयोग किया जिसमें मासूम लोगों की भी जानें गई। 5 दिसंबर 2009 को उल्फा के अध्यक्ष और डिप्टी कमांडर इन चीफ यानी कि सेना को अपने मतलब जितने भी इनके चेले चपाटे इनको आदेश देने का काम जो कर रहे थे वहाँ पे अध्यक्ष वगैरह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब भारत सरकार के साथ बातचीत कर ULFA ने स्वतंत्रता की मांग को छोड़ दिया है। भारत सरकार ने कहा कि भाई लड़ाई में क्या रखा है, ठीक है, आगे बढ़ो, एजुकेशन लो, हम तुम्हें सेवा देंगे, ठीक है, हम तुम्हें राइट देंगे, फ्रीडम देंगे, क्या रखा है लड़ाई में। अब सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम AFSPA, ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ सवाल रिपीट हो सकता है। यह 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। ये कानून या अधिनियम या एक्ट, इसके तहत अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के अशांत क्षेत्रों जहाँ पर दोस्तों दंगे फैलते रहते हैं, वहाँ पर दोस्तों हमारी जो इंडियन आर्मी है उनको अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं इस अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार ने इस अधिनियम के विरोध को देखकर 22 अप्रैल 2018 से मेघालय से हटा लिया गया। कहने का मतलब क्या दोस्तों, इंडियन आर्मी के पास में और जो वहाँ पर जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे कि वहाँ पर मान लो BSF है, CISF है, अगर कहीं पे दंगे हो रहे हैं तो मान लो गोली भी चलानी पड़े किसी पर तो वो चला सकती है। ये अधिनियम ने शक्तियाँ दी है। इस कानून के अंतर्गत सशस्त्र बलों यानी कि जो हमारी इंडियन आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्ध सैनिक बल, उनको किसी की भी तलाशी लेने का जो कि संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, गिरफ्तार करने व बल प्रयोग आदि करने में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यह कानून इसलिए दोस्तों क्रिटिसिज्म या आलोचना का शिकार रहता है क्योंकि ये जनता के प्रति कम जवाबदेह है, यानी कि दोस्तों आर्मी के पास में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती हैं, आवश्यकता चलाने पर गोली भी चला सकती है, मतलब ज़्यादा पावर्स मिले हुए हैं इस अधिनियम के द्वारा। आगे है
एक और 10 नंबर का बढ़िया सवाल, द असम विजन दस्तावेज। विजन का मतलब होता है एक प्रकार का लक्ष्य जो कि आने वाले टाइम पे कंप्लीट किया जाना है। यह एक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है जो राज्य की योजनाओं व लक्ष्यों को रेखांकित करता है। इसके क्या उद्देश्य हैं? असम में स्टार्टअप हेतु माहौल बनाना, नवाचार यानी कि नए विचारों को आगे बढ़ाना, असम में अर्थव्यवस्था विकास और रोजगार के अवसरों का निर्माण करना, कृषि आय को दोगुना करना, ग्रामीण सशक्तिकरण, हथकरघा उद्योग यानी कि जो हाथ से हम सामान बनाते हैं, चटाई अचार वगैरह, वो हथकरघा या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कहलाते हैं, उनको आगे बढ़ाना, बुनियादी ढांचे की योजना तैयार करना यानी कि दोस्तों राज्य के अंदर मेट्रो, राज्य के अंदर रेल, अस्पताल, स्कूल, हाईवे वगैरह ये सब कैसे बनाना है, ये द असम विजन दस्तावेज 2025 में लिखा हुआ है। आगे एक बढ़िया सवाल, मिजो नेशनल फ्रंट MNF ये आ सकता है दोस्तों, आया हुआ भी है। MNF यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट भारत के मिजोरम राज्य का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, यानी कि एक पार्टी है वहाँ की, मिजोरम की। MNF का उदय यानी कि दोस्तों ये MNF पार्टी है ना, ये निकली हुई है किससे? मिजो नेशनल फेमिन फ्रंट से निकली हुई है, ठीक है, जिसका गठन पू लाल डेंगा ने 1959 में असम राज्य के मिजो क्षेत्र में अकाल की स्थिति के प्रति भारत सरकार की निष्क्रियता के विरोध में किया था। दोस्तों हुआ क्या था, असम में 1959 में एक बहुत तगड़ा अकाल पड़ा था, तो भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं की होगी उस टाइम पे। तो दोस्तों यहाँ के लोगों ने नाराज़ होकर क्या बना लिया, मिजो नेशनल फेमिन फ्रंट, और इसी से निकला है मिजो नेशनल फ्रंट, ठीक है। आगे चलो, इसने 1966 में एक बड़ा विद्रोह किया, जिसके बाद कई सालों तक इसकी गतिविधियां चलती रही। 1986 में इसने भारत सरकार के साथ मिजो समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसमें अलगाव व हिंसा का त्याग किया। भारत सरकार के साथ जैसे ही मिजो समझौते पर हस्ताक्षर किए तो MNF मिजो नेशनल फ्रंट ने क्या किया कि हम है ना हिंसा वगैरह छोड़ देंगे, लड़ाई वगैरह छोड़ देंगे, और MNF ने अब चुनाव लड़ने शुरू कर दिए और मिजोरम में 3 बार राज्य सरकार भी बनाई है। यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट के जो कैंडिडेट हैं वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यह वर्तमान में राज्य की एक विपक्षी पार्टी है, यानी कि अब सत्ता में नहीं है लेकिन विपक्ष में जरूर है, जिसके अध्यक्ष मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री जोरमथांगा है। आगे क्राउन कॉलोनी क्या है दोस्तों, ये भी आया हुआ सवाल है। भारत पर नियंत्रण छोड़ने की तैयारी कर रहे अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर भारत में एक क्राउन कॉलोनी बनाने पर विचार किया, जिसे मुख्य रूप से असम के आदिवासी क्षेत्र और बर्मा के कुछ हिस्से शामिल थे। मैं बताता हूँ आपको, जैसे भारत आज़ाद हो रहा था तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई यहाँ से भागना तो है ही है, लेकिन भारत स्वतंत्र होने के बाद में भी भारत के जो कुछ इलाके हैं जैसे कि असम और बर्मा के कुछ क्षेत्र वो हमारे ही रहेंगे, तो उसके उन कॉलोनियों को क्या कहा जा रहा है, क्राउन कॉलोनी। क्राउन कॉलोनी इस विचार को कूपलैंड योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य था स्वतंत्रता के बाद इन क्षेत्रों को सीधे ब्रिटिश प्रशासन के अधीन रखना था, यानी कि इंग्लैंड से बैठे बैठे लोग यहाँ पर प्रशासन का काम संभालेंगे भारत आज़ाद होने के बाद भी। लेकिन दोस्तों कांग्रेस ने इस योजना का विरोध किया और अंग्रेजों को ये योजना छोड़नी पड़ी, क्राउन कॉलोनी योजना। ऑल बोडो छात्र संघ ABSU, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, इसकी स्थापना 15 फरवरी 1967 को हुई। बोडोलैंड क्षेत्र असम में इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या है, असम से अलग एक पृथक यानी कि एक अलग बोडोलैंड क्षेत्र की मांग करना, जिससे बोडो जनजाति को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्वायत्ता यानी कि स्वतंत्रता मिल सके। ABSU बोडोलैंड की मांग हेतु बोडो आंदोलन भी चला रहे हैं। मैंने आपको बताया था असम में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है बोडो, और बोडो लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, हमें बोडोलैंड चाहिए, बोडोलैंड अलग से राज्य चाहिए। और बोडोलैंड आंदोलन का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा है, ऑल बोडो छात्र संघ कर रहे हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC क्या है, NRC एक रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीयों के नाम शामिल हैं। इसे 1951 की जनगणना के बाद बनाया गया। उस जनगणना के दौरान गिने गए सभी लोगों के विवरण, उसकी उनकी डिटेल इसमें दर्ज की गई थी, जिनका उद्देश्य भारतीय नागरिकों की पहचान करना है, यानी कि भारत का लोग कौन है, ठीक है भाई, अवैध घुसपैठिए कौन है इनकी भी पहचान हो जाएगी, और भारत के व्यक्ति कौन है उनका नाम NRC एक प्रकार का रजिस्टर इसमें शामिल होगा। असम में NRC अपडेट फिलहाल किया जा रहा है ताकि 1971 के बाद में दोस्तों बांग्लादेश से काफ़ी शरणार्थी भारत में आ गए थे और उन्हें अपने देश वापस भेजा जा सके, इसलिए असम में जो असम की सरकार है वो NRC इस रजिस्टर को अपडेट कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि असम के मूल निवासी कौन है और अवैध घुसपैठिए शरणार्थी कौन है। क्योंकि दोस्तों अगर बाहर के लोग काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे किसी इलाके में तो वहाँ की जो डेमोग्राफी है, वहाँ का जो जनसंख्या का अनुपात है वो बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन? मेरी तरफ से मैंने पूरे प्रयास किया दोस्तों आपको समझाने के लिए जितना भी मेरे पास में एक्सपीरियंस और नॉलेज था। और दोस्तों आपका अब काम है मेरे को इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें
है ना। लाइक कमेंट करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो की रीच बढ़ेगा और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस वीडियो को कम से कम 5 बार देखना आपको, तब जाके चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। और ऐसे ही सवाल आएंगे दोस्तों, ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक है। टेंशन मत करो, पेपर निकलेगा दोस्तों 100%, ठीक है। अगर इस तरह से लिख के आते हो तो आप देखो, आप मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं। अगर आपको पॉइंट याद नहीं रहते हैं तो आप मेन थीम याद रखना, ठीक है। पैसेज बना के लिख देना अगर आपको सारे हेडिंग याद नहीं रहती हैं। टाइम है दोस्तों, इस टाइम का फ़ायदा उठा सकते हो, गैस पेपर को याद करके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे जून 2025 के लिए BPSC 145। थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, थैंक यू।